नमस्कार मित्रों, मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम ध्वनि के गुणों की चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ध्वनि के आवर्ती के आधार पर प्रकारों की चर्चा की थी। आज हम ध्वनि के गुणों की चर्चा करेंगे। ध्वनि में तीन गुणों को हम देखेंगे। एक है तारत्व, जिसे पिच या तीक्ष्णता कहते हैं। दूसरा प्रबलता, जिसे लाउडनेस या तीव्रता कहते हैं। तीसरा गुणता। अब हम यहाँ पहला तीक्ष्ण तारत्व की बात करते हैं। तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि आवाज कितनी पतली या कितनी मोटी है। लड़कियों की आवाज लड़कों की तुलना में पतली होती है, क्योंकि लड़कियों की आवृत्ति ज्यादा होती है। लड़कियों की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए लड़कियों की आवाज लड़कों की तुलना में पतली होती है। और लड़कों में आवृत्ति कम होती है, इसलिए आवाज कैसी होती है? मोटी। ये गुण पतलेपन और मोटेपन को, या हम कह सकते हैं तीखी गुण को बताता है। यह इससे हम भेद कर सकते हैं, पतलेपन व मोटेपन में भेद कर सकते हैं। दूसरा गुण प्रबलता या लाउडनेस। इसका मतलब है आवाज कितनी दूर तक जाएगी, कितनी तेज जाएगी, आवाज कितनी तेज है, ये हमें बताता है। तीव्रता या प्रबलता, जिसे हम लाउडनेस कहते हैं, जो हमारा लाउड स्पीकर होता है, वो ध्वनि के इसी गुण को बढ़ाता है। तीव्रता को बढ़ाता है, प्रबलता को बढ़ाता है, और ये आयाम पर डिपेंड करता है। ये आवृत्ति पर और ये आयाम पर। अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान देखो, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरंग ये जा रही है, एक तरंग आपके सामने जा रही है बैंगनी कलर में। इसमें हमने क्या देखा है कि इस तरंग का ये आयाम कम है। आयाम क्या है? कम। इसलिए हम कह सकते हैं ये आवाज मंद है। क्या है? मंद। इसका आयाम कम है। ये इसका आयाम है। आयाम क्या है? कम। आयाम कम है तो ये आवाज कम दूरी तक जाएगी। ये आवाज मंद होगी, धीमी होगी। ठीक। और ये येलो कलर में बनाई है, इसका आयाम ज्यादा है। आयाम क्या है? ज्यादा। इसलिए ये आवाज कैसी है? प्रबल। ये कैसी है? प्रबल। तो येलो वाली प्रबल है, बहुत दूर तक जाएगी, और ये बैंगनी वाली का आयाम कम है और ये कम दूर तक जाएगी। आयाम क्या होता है? मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को, इसका विस्थापन मध्य बिंदु से कम है, माध्य बिंदु से कम है, इसका माध्य बिंदु से अधिक है, इसी को हम बोलते हैं आयाम। अगर हम झूले की बात करें, झूले में माध्य बिंदु से झूला जितनी आगे दूरी तक जाता है, उस दूरी और माध्य बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आयाम। इसका आयाम अधिक है, इसलिए आवाज तेज है। तो यहाँ पे मित्रों येलो कलर की, या हम कह सकते हैं जो ये ए, आपको ये आवाज, ये जो नजर आ रही है, ये कैसी है? प्रबल है, क्योंकि इसका आयाम अधिक है। और ये कैसी है? मंद है या दुर्बल है, क्योंकि इसका आयाम क्या है? कम। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हो एक दो कंपन हुए। यहाँ पे आप जो कंपनों की संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो कंपन दिख रहे हैं, यहाँ कंपनों की संख्या क्या है? कम। इसको बोलते श्रृंग, इसको बोलते गर्त। ये कंपन होता है एक, श्रृंग गर्त। ठीक। अब हमने यहाँ देखा है, ये यहाँ पे कंपनों की संख्या है कम, इसमें कंपनों की संख्या ज्यादा है। इसमें कंपन क्या हो रहे हैं? ज्यादा। इसमें कंपन क्या हो रहा है? कम। तो हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे आवृत्ति क्या है? ज्यादा। यहाँ पे आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। यहाँ पे आवृत्ति अधिक है। देखो 1 2 3, यहाँ आपको आवर्ती श्रृंग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको श्रृंग सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कंपन ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है। इसलिए आवृत्ति ज्यादा है तो ये आवाज कैसी होगी? पतली, तीखी होगी, लड़कियों की तरह। और इसमें आवृत्ति कम है तो ये आवाज कैसी होगी? मोटी। तो हमने आवृत्ति और आयाम के आधार पर देख लिया। आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड कंपन, और आयाम का मतलब होता है माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन। आयाम से प्रबलता, आयाम पर प्रबलता निर्भर करती है, और आवृत्ति पर तीक्ष्णता। या हम कह सकते हैं तार तो आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रबलता आयाम पर। आयाम अधिक होगा तो आवाज कैसी होगी? तेज। और आयाम कम होगा तो आवाज कैसी होगी? मंद, धीमी होगी। और आवृत्ति अधिक होगी तो आवाज कैसी होगी? पतली। आवृत्ति अधिक है तो आवाज पतली, आवृत्ति कम है तो आवाज मोटी, आयाम अधिक है तो आवाज तेज, आयाम कम है तो आवाज धीमी। ये गुण हमने देख ली। नेक्स्ट गुण है गुणता, क्वालिटी। ये क्वालिटी हर एक व्यक्ति की या वाद्य यंत्र की अलग अलग होती है, जो व्यक्ति या वाद्य यंत्र पर डिपेंड करता है। कैसे? हम घर के अंदर बैठे हैं, बाहर अगर कोई हमारा चित परिचित, या हम देख रहे हैं कहीं टीवी में अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन या मोदी जी की आवाज आ रही है, तो हम तुरंत पहचान लेते हैं बगैर देखे। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज की क्वालिटी है, उनकी आवाज में गुणता है। तो हम चिर परिचितों की आवाज को पहचानते हैं किसके आधार पे? गुणता। इसी तरह से बांसुरी व गिटार की आवाज को, बांसुरी व गिटार की आवाज को हम पहचानते हैं गुणता के आधार पर। तो हमने ये ध्वनि के 3 गुणों की चर्चा की।
अब यहां पे हम देख रहे हैं ध्वनि की चाल, इससे प्रश्न कई बार आता है। यहां मैंने एक चिन्ह बना रखा है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। इस चिन्ह को हम बोलते हैं समानुपाती। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है समानुपाती, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और ताप आर्द्रता, इन तीनों गुणों के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ये अंश में, ये भी अंश में, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो ये अंश के ऊपर वाली राशि बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो प्रत्यास्थता, ताप आर्द्रता बढ़ने पर चाल बढ़ती है, लेकिन ये नीचे हर वाली राशि अनुभार और घनत्व बढ़ने पर चाल घटती है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो हम यहां ले सकते हैं ये नीचे वाला जो संबंध है ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है संबंध उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अर्थात अणुभार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? घटेगी। प्रत्यास्थता, ताप और आर्द्रता, प्रत्यास्थता, ताप और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। प्रत्यास्थता क्या होती है? इलास्टिसिटी, आकार व आकृति। हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के आकार व आकृति के विरोध, आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को, किसी भी पदार्थ की आकार या आकृति में परिवर्तन में विरोध करने वाले गुण को, जैसे जड़त्व स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ की आकृति आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड। किसकी होती है सर्वाधिक प्रत्यास्थता? सिलिकॉन ऑक्साइड। अब एक गुण होती है सुघट्यता। सुघट्यता, सुघट्यता क्या है? सुघट्यता होता है इसका उल्टा, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो इसका उल्टा गुण है। मैं यहां पर गुण लिखता हूं सुघट्यता। सुघट्यता लिख दिया। प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा गुण है। सर्वाधिक ये किसमें होता है? तो हम कह सकते हैं मोम या गीली मिट्टी। सर्वाधिक सुघट्यता किसकी होती है? मोम या गीली मिट्टी। और वो मैंने अभी आपको बताया था इलास्टिसिटी किसकी होती है? इलास्टिसिटी सिलिकॉन ऑक्साइड की होती है। इलास्टिसिटी सिलिकॉन ऑक्साइड की होती है। तो हमने बात की है प्रत्यास्थता सर्वाधिक किसकी होगी? सिलिकॉन ऑक्साइड की। सुघट्यता किसकी होगी? मोम या गिली मिट्टी की। तो हमने यहां देख ली प्रत्यास्थता का मतलब होता है आकार या आकृति में विरोध का गुण के गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। आकार आकृति में परिवर्तन के विरोध के गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। अब यहां पे अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अगर हम ताप बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। वेग चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम 1 सेकंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ जाती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ध्वनि भी क्या होगी? बढ़ेगी। प्रत्यास्थता बढ़ाने पर भी ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। प्रत्यास्थता की बात हम करते हैं तो प्रत्यास्थता हम देखते हैं ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, फिर चाल, फिर द्रव, फिर गैस। इसलिए अगर आपको पूछा जाए ठोसों में चाल अधिक क्यों होती है? क्योंकि जो ये प्रत्यास्थता का गुण है, प्रत्यास्थता का जो गुण है ये डिपेंड, हम देख रहे हैं ठोसों में प्रत्यास्थता अधिक है, द्रव में कम है, गैस में कम है। जब ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण अधिक है तो चाल भी क्या होगी? अधिक। तो प्रत्यास्थता बढ़ने पर चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने पर चाल क्या होती है? बढ़ती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड हम कह सकते हैं चाल बढ़ती है। अब आर्द्रता बढ़ने पर भी चाल बढ़ती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में वायु के अंदर जल वाष्प घुली रहती है तो माध्यम थोड़ा द्रव माध्यम हो गया, इसलिए आर्द्रता बढ़ गई तो चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गर्मियों में या शुष्क दिनों में जल वाष्प, हम कह सकते हैं गर्मियों में, सूखे दिनों में पानी वायु में जल की मात्रा कम होती है तो आर्द्रता कम होती है तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है? कम। अक्सर आपने देखा होगा
कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इस तरह से तो हमने 3 गुणों को दिखा, 1 2 3, तीनों की बढ़ने पर चाल क्या होती है? बढ़ती। चाल क्या होती है? बढ़ती। अब यहां लिखा हुआ है अणुभार। अणुभार के बाद अणुभार बढ़ने पर चाल क्या होती है? घटती। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, CO2, अगर मैं लिख रहा हूं O2 N2, 3 गैसों के लिख रहा हूं। इसका अगर हम लिखते हैं तो 44, 32 और 28, ये आपको अणुभार नजर आ रहा है। अणुभार सबसे ज्यादा किसका है? CO2 का 44, इसका 32, इसका 28। तो आप देख रहे हो अणुभार इसका सबसे ज्यादा है। अणुभार ज्यादा होगा तो चाल क्या होगी? कम। तो इसकी चाल क्या होगी? न्यूनतम। और इसकी मैक्सिमम। ठीक, तो हम देख लिया। अब यहां पे घनत्व बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है घनत्व जब बढ़ता है, सीधी सी बात है, घनत्व जब बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? कम। इसको हम आर्द्रता से वाले से ले सकते हैं। तो जब आर्द्रता बढ़ जाती है, किसी चीज में वाष्प या द्रव माध्यम आ जाता है, तो एक्चुअल में वो कण पास आ जाते हैं। जब कण पास आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठोसों में कण बहुत क्या होते हैं? पास। कण क्या होते हैं? पास। जब ठोसों में कण पास होते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? कम। और चाल क्या होती है? ज्यादा। गैस में कण क्या होते हैं? बहुत दूर। गैस में कण बहुत दूर होते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? अधिक। घनत्व क्या होता है? अधिक। तो चाल क्या होती है? कम। इसलिए गैस में चाल क्या है? कम। यहाँ घनत्व अधिक है इसलिए चाल कम है, यहाँ घनत्व कम है इसलिए चाल अधिक है। अब यहाँ अगर हम दाब की बात करते हैं, दाब ऐसा है जिसे दाब से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि दाब में हम जो बात करें दाब में, तो दाब में सीधी सी बात है, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि किसके कारण ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, तो हम कहेंगे ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? तो हम कह सकते हैं ध्वनि की चाल कौन से गुण के कारण अप्रभावित रहती है, तो हम क्या लिखेंगे? दाब। दाब एक ऐसा गुण है जिसके कारण ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर वाले 3, 1 2 3 इसके कारण चाल बढ़ती है, और नीचे वाले 2 गुण इसके कारण चाल क्या होती है? घटती है। ये बढ़ेंगे तो चाल घटेगी, ये बढ़ेंगे तो चाल बढ़ेगी, सीधी सी बात। तो ऊपर वाले राशियों को हम समानुपातिक रूप में कहेंगे, नीचे वाली राशियों को व्युत्क्रमानुपातिक। इसका मतलब उल्टा, अणुभार बढ़ेगा तो चाल घटेगी, अणुभार घटेगा तो चाल बढ़ेगी, उल्टा संबंध। और दाब से ध्वनि कभी प्रभावित नहीं होती। और सर्वाधिक प्रत्यास्थता ठोसों में होती है, इसलिए ठोसों में ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिक। और गैसों में प्रत्यास्थता कम होती है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग क्या होगा? कम। सिलिकॉन ऑक्साइड में सर्वाधिक प्रत्यास्थता होती है, और प्रत्यास्थता का उल्टा होता है सुघटितता। ये मोम व गीली मिट्टी में सुघटितता सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया अणुभार के रूप में, तो आपने दिया होगा। अब घनत्व वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठोसों में घनत्व कम है इसलिए चाल अधिक है, गैसों में घनत्व अधिक है, कण दूर है। जैसे हमको एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कोई पदार्थ, 2 डिब्बे, इस तरह से मैंने शो किया, ये गैस के कण, और ठोस में कण क्या होते हैं? पास। ठोस में कण अत्यंत पास होते हैं, तो घनत्व क्या होता है? कम, तो चाल क्या हो जाएगी? अधिक। गैस में कण क्या होते हैं? दूर, तो चाल घनत्व अधिक, तो चाल क्या हो जाएगी? कम। इस प्रकार हमने इस ध्वनि के कुछ गुणों को भी हमने चर्चा की। आपको उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक ध्वनि इस प्रकार से, एक ध्वनि का गुण और भी होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है? किसी सतह से टकराकर वापस लौट के आने वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। तो हम यहाँ गुण की बात करें, प्रतिध्वनि। ये प्रतिध्वनि क्या है? किसी सतह से टकराकर वापस आने वाली, जैसे ये कोई सतह है, यहां से ध्वनि निकली, टकरा के वापस आई, इस वापस आने वाली ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। परावर्तक सतह से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। ये कई बार सवाल आता है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लिखेंगे 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कम से कम हमसे 17 मीटर दूर परावर्तक सतह होनी चाहिए, जब जाके हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। तो परावर्तक सतह, ये जो आपको दिखाई दे रही है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होती है? जहां से ध्वनि टकरा के वापस आएगी उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। तो ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह के मध्य दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड, ये भी सवाल आया हुआ है। 0.1 सेकेंड का मतलब है
1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। तो कम से कम ध्वनि को जाने और वापस आने में समय अंतराल 1/10 सेकेंड होना चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। और परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, तभी हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मुझे जितना उम्मीद है, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 कमेंट लिखें। मैं आपको कमेंट में आपका कोई भी डाउट उसको दूर कर दूंगा। इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।